बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिज़िक्स क्लास में खुश आमदीद। फ़िज़िक्स में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था। नाम है इसका फोर्स एंड मोशन। अब तक आपने इस चैप्टर में फोर्स देखा, फोर्स क्या होती है, फोर्स का फार्मूला, फोर्स का नेचर और फोर्स से रिलेटेड जो न्यूटन के 3 लॉ हैं, वो 3 लॉस पढ़े आपने। उसके बाद हमने जो है फोर्स की मुख्तलिफ शक्ल देख रहे थे, मुख्तलिफ जो है किस्में जो है फोर्स की हम वो देख रहे थे। एक होती है अप्लाइड फोर्स, उसको आप एक्सटर्नल फोर्स भी कहते हैं। ये वो फोर्स होती है जो आप अप्लाई करते हो। उसके अलावा फिर एक फोर्स होती है जी वेट के नाम से। वेट क्या है जी? वो फोर्स जो अर्थ अप्लाई करती है हर ऑब्जेक्ट पर, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू mg और इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द अर्थ होती है। फिर हमने तीसरी किस्म की जो फोर्स देखी थी वो थी टेंशन। टेंशन क्या होती है? धागे में, स्ट्रिंग में पैदा होने वाली वो फोर्स जो कि वेट के अगेंस्ट में पैदा हो रही होती है, वेट के रिएक्शन में पैदा हो रही होती है। जैसे आप धागे से कोई भी ब्लॉक, कोई भी चीज लटका देते हैं, तो उस ब्लॉक का जो वेट होता है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। थर्ड लॉ के मुताबिक एक ऊपर धागे की तरफ फोर्स पैदा हो जाती है जिसको आप टेंशन कहते हो। और उसके बाद इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू वेट होती है। उसके बाद हमने जो चौथी टाइप की फोर्स पढ़ी वो थी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो जो अपोजिट फोर्स पैदा होती है उसको आप कहते हैं फ्रिक्शन। ये बड़ी बारीक बारीक सा फर्क होता है इन तमाम फोर्सेस में। नाम का जो है, इसलिए जरा इनको गौर से ध्यान में रखा करिएगा। वेट क्या है? ऑब्जेक्ट पर अर्थ जो फोर्स अप्लाई कर रही है। टेंशन क्या है? धागे में पैदा होने वाली वो फोर्स जो वेट के अपोजिट में आती है। और फ्रिक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो रिएक्शन फोर्स लगती है उसको आप फ्रिक्शन कहते हो। ठीक है जी, ये जरा फर्क, मामूली मामूली सा फर्क था। बहरहाल है ये सारी फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन की बात हो रही थी हमारी लास्ट क्लास में। तो फ्रिक्शन क्या है? जब आप एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो तो जो अपोजिट फोर्स पैदा होती है उसको आप कहते हो फ्रिक्शन। एक बात। दूसरी बात, फ्रिक्शन आपके मोशन को रोकती है, रेसिस्ट करती है, क्योंकि ये फोर्स के अपोजिट में लग रही है। या आपके मोशन को रोकती है, ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकेगी। तीसरी बात, मैंने आपको कहा कि ये सेल्फ एडजस्टिंग होती है, अपने आप को एडजस्ट करती है। फोर्स आप बढ़ा देते हो, फ्रिक्शन बढ़ जाती है। फोर्स आप कम करते हो, फ्रिक्शन कम हो जाती है। बट टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक ये बढ़ सकती है। उस लिमिट को आप कहते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, फोर्स फ्रिक्शन की वजह से कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा कर दी, मिसाल है लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन है और आपने अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन लगाई दी है, तो अब आपकी जो 10 न्यूटन है वो फ्रिक्शन को बैलेंस करने में लग जाएगी और 2 न्यूटन से आपका मोशन जो है वो पैदा हो जाएगा। ठीक है जी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन की लिमिट। फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। फिर हमने ये भी बात की कि ये फ्रिक्शन पैदा क्यों, कैसे हो रही होती है। तो इसका जवाब मैंने आपको दिया था कि जो दो सरफेसिस होती हैं उनके दरमियान जो रफनेस होती है, उस रफनेस की वजह से ये फ्रिक्शन पैदा होती है। जितनी ज्यादा रफनेस होगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन होगी, जितनी कम रफनेस होगी उतनी कम फ्रिक्शन होगी। ठीक है, आपके कारपेट पर रफनेस ज्यादा होती है तो इसमें आपके पास फ्रिक्शन ज्यादा होगी, आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है कारपेट पर चीज को मूव करने के लिए। लेकिन पानी में फ्रिक्शन कम होती है, या आपके जो मार्बल वगैरह होते हैं इनमें फ्रिक्शन कम होती है। तो जब आप यहाँ पर इनको मूव करते हैं चीजों को, तो आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ती है, फ्रिक्शन कम है। उसके बाद अब हम आते हैं मजीद आगे, फ्रिक्शन के कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मेथड्स देखेंगे। ठीक है जी, ये पूरी स्लाइड ही शो कर दी मैंने आपको। एडवांटेजेस से मुराद होते हैं फायदे। देखिए, फ्रिक्शन के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसानात हैं। जहां पर हमें फ्रिक्शन के फायदे मिल रहे होते हैं हम वहां कोशिश करते हैं फ्रिक्शन बढ़े, बढ़े ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। इसी तरीके से जहां पर फ्रिक्शन के नुकसानात हो रहे होते हैं, डिसएडवांटेजेस होती है, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि वहां फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है, तो फ्रिक्शन एक मिक्स चीज है, फ्रिक्शन एक डबल चीज है। इसके आपको फायदे भी हैं, इसके आपको नुकसानात भी हैं। जिधर फ्रिक्शन आपको फायदा दे रही होगी आप देखेंगे कि वहां आप फ्रिक्शन को बढ़ाओगे, और जिधर फ्रिक्शन आपको नुकसान दे रही होगी तो आप वहां पर फ्रिक्शन को कम करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं फ्रिक्शन के फायदे क्या है। देखिए, सबसे बड़ा फ्रिक्शन का जो फायदा है वो ये है कि फ्रिक्शन की वजह से हम जमकर चल सकते हैं।
फ्रिक्शन की वजह से जो मोशन पैदा होता है वो बड़ा टिकाऊ होता है, ऑब्जेक्ट बड़े जम कर चलता है। इसका रीजन वही रफनेस है। कल मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन जो है वो रफनेस की वजह से होती है। अब जितनी ज्यादा आपकी रफनेस होगी उतनी ज्यादा वो दरारें होती हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो लॉक कर जाता है। कल हमने इस पर भी बात की थी कि जब दरारें होती हैं, रफनेस होती है, तो जब हम चीज को मूव करते हैं तो बार बार लॉक लगता रहता है, लॉक लगता रहता है। इस वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाती है, हमें उस लॉक को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही होती है। तो फ्रिक्शन में हम देखते हैं लॉक लगते हैं, फ्रिक्शन में रफनेस है, चीजों में रफनेस है, उन रफनेस की वजह से चीजों में लॉक लग जाते हैं। तो अगर हम फ्रिक्शन ज्यादा कर देंगे, फ्रिक्शन अगर हम बढ़ा देंगे, रफनेस अगर हम बढ़ा देंगे तो लॉक ज्यादा लगेगा, ठीक है, और लॉक ज्यादा लगने की वजह से चीज जम जाएगी, जम कर चलेगी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन ज्यादा होती है तो आप समझ लें वो चीज जम कर चलती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप देखते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि रोडों पर आप जो है गाड़ियां जब चलाते हैं तो आपने रोड को देखा होगा, रोड मार्बल से नहीं बनाए जाते, रोडों को बनाया जाता है काला कलर का डामर होता है उससे। रोड तो देखा होगा, ऑब्वियस बात है। तो रोडों पे मार्बल यूज नहीं किया जाता, बल्कि रोडों पर डामर यूज किया जाता है। और डामर को अगर हम गौर से देखें या रोड को अगर आप गौर से मुआयना करें, आपको रोड में रफनेस नजर आएगी। अगर आप रोड पे टाइल लगा दोगे, मार्बल लगा दोगे, तो रोड चिकना हो जाएगा, रफनेस कम हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी। और रोडों पे हम डामर लगाते हैं तो रफनेस ज्यादा हो जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से चीज जम कर चलती है। तो यही वजह है कि हम जो रोडों पर डामर लगाते हैं, बना बल्कि मार्बल नहीं लगाते, डामर लगा देते, इसी वजह से, क्योंकि हम चाह रहे हैं रोड पर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए ताकि गाड़ी जो है वो जम कर चले। अगर आप रोडों पर टाइल लगा दोगे या टाइल पर अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपकी गाड़ी स्लिप होती है, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गई, टाइल की वजह से फ्रिक्शन कम हो गई, आपकी गाड़ी जमकर नहीं चल रही, इसलिए गाड़ी स्लिप हो रही है। अक्सर हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो रोडों पर गाड़ियां स्लिप हो रही होती है, क्योंकि बारिश की वजह से अब जो आपका रोड है उस पर पानी की तह चढ़ गई, पानी की एक लेयर बन गई और पानी में फ्रिक्शन कम होती है। तो अब फ्रिक्शन कम हो गई, बारिश की वजह से पानी आ गया रोड पर और फ्रिक्शन कम हो गई, तो अब आपकी गाड़ी जमकर नहीं चल रही, गाड़ी बार बार स्लिप होने लग जाती है। तो जैसे अक्सर हम बाइक चलाते हैं ना, मोटरसाइकिल जब हम चला रहे होते हैं, तो जब बिल्कुल रोड साफ सुथरा होता है, डामर होता है रोड पर, तो हमारी गाड़ी बड़ी जमकर चल रही होती है, बैलेंस खराब नहीं हो रहा होता। और जब हमारी बारिश हो जाती है तो रोडों पे पानी जब गिरता है तो हमारी बाइक स्लिप हो रही होती है बार बार। वजह यही है कि बारिश की वजह से पानी की लेयर आ गई और पानी की लेयर की वजह से रफनेस कम हो गई, लॉक कम लग रहा है, लॉक कम लगने की वजह से फ्रिक्शन कम पैदा हो रही है, गाड़ी जम के नहीं चल रही, स्लिप हो रही है। और जब रोड पे डामर है तो इसका मतलब है रफनेस ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है, और फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से गाड़ी जमकर चल रही है। यही वजह है कि हम टायर, आप देखें डायग्राम देखें, टायर में भी आप देखें हमने रफनेस बनाई हुई है, टायर के अंदर बकायदा लाइनें लगाई जाती है, लाइनें डाली हुई होती हैं और बहुत ज्यादा किस्म की लाइनें डाली होती है। क्यों? रफनेस क्रिएट करने के लिए। इस टायर पे जो लाइनें डली हुई होती है इसकी वजह से टायर ज्यादा रफ हो गया, और ज्यादा रफ होने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ गई, और फ्रिक्शन बढ़ गई का मतलब हो गया टायर अब जमकर चलेगा। बाज औकात ये होता है कि अगर हम गाड़ियों के टायर को चलाते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, तो टायर जो है ना वो उसमें से ये रफनेस जो है वो खत्म हो जाती है, हम कहते हैं टायर घिस गया। और घिस गया का मतलब होता है टायर में ये जो लाइनें डली हुई है ये खत्म हो जाती है, टायर बिल्कुल चिकना प्लेन सा हो जाता है। अब प्लेन हो गया इसका मतलब क्या है? रफनेस कम हो गई, रफनेस कम हो गई इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन कम हो गई, और फ्रिक्शन कम हो गई इसका मतलब क्या है? अब टायर जमकर नहीं चलेगा, तो बाइक स्लिप होती है। तो ये जो रोडों पे गाड़ी चलाने का मामला है इसमें बड़ी फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। हम रोड पर जानबूझकर रोड को टाइल के बजाय डामर से बनाते हैं, हम जानबूझकर टायर के अंदर लाइनें डालते हैं ताकि रफनेस बढ़ जाए, और रफनेस बढ़ने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, और फ्रिक्शन बढ़ने की वजह से हमारा जो टायर का मोशन है वो बड़ा जम कर चलेगा। अपोजिट अगर हम करें, रफनेस खत्म करें, यानी कि अगर हम टाइल रोड पर पानी डाल दें या रोड मार्बल से बना दें या टायर को बिल्कुल लाइनें ना डालें, टायर को घिस दें, बिल्कुल चिकना कर दें, तो इन सारी सिचुएशन में रफनेस कम हो जाएगी, और रफनेस कम होने की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, और फ्रिक्शन कम होने की वजह से हम गाड़ी को जमा कर नहीं चला पाते और गाड़ी स्लिप होती है, एक्सीडेंट होता रहता है।
तो ये जो आप रोड पे देख रहे हो ना, ये डामर डला हुआ है, टायरों पे लाइन डली हुई है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम यहाँ चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन बढ़े ताकि हमारी गाड़ी जम कर चले। तो अक्सर मैं देखता हूँ मेरी गाड़ी जो है ना, मैं देखता हूँ ना स्लिप होने लग गई, तो मैं फौरन अपना गाड़ी का टायर चेक कराता हूँ, देखते हैं जी हाँ अभी उसमें जो है ना लाइनें कम हो गई, मैं फौरन टायर रिप्लेस करता हूँ, एक नया टायर डाल देता हूँ। टायर में लाइनें डली हुई होती है, मैं खुश हो जाता हूँ क्योंकि अब रफनेस ज्यादा है टायर में, अब गाड़ी जम कर चलेगी। यही कुछ मामला आपने चप्पलें पहनी होंगी, अक्सर आप चलते हुए चप्पल पहनते हो, आप जरा अपनी चप्पल को उठाओ और पलट के देखो तो आपको जो चप्पल की जमीन होती है, चप्पल की जो बैक होती है, उसमें आपको टायर की तरह लाइनें डली हुई नजर आती है। भाई क्यों डाली हुई होती है टप चप्पलों पे लाइनें? देखा है ना अक्सर हमने, हम चप्पलें उठाएं, जूते उठाएं, अगर आप जूते को पलट कर देखोगे आपको जूता की जो बिल्कुल बेस है वो बिल्कुल प्लेन नजर नहीं आएगी, आप देखेंगे चप्पलों पे लाइनें लगाई हुई होती है, डिजाइन डाला हुआ होता है इसी तरह टायर की तरह। क्यों? वही रफनेस बढ़ा रहे हो आप चप्पलों के अंदर लाइनें लगाकर उसकी रफनेस इंक्रीज कर देते हैं। रफनेस क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? ताकि फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए, और फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, आप जम कर चलोगे। तो अगर आप नई चप्पल लेके पहन के चलते हो, आप स्लिप नहीं होते हो, जम कर चल रहे हो, तो क्योंकि टायर आपके चप्पल में लाइनें डली हुई है, रफनेस ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है। और अगर आप वही चप्पल इस्तेमाल करते रहते हो, देखते हो कि जी उसका बेस घिस गया। अब घिसने का मतलब होता है, अगर आप चप्पल को बैक को देखोगे ना, वो लाइनें सारी मिट जाती हैं, गायब हो जाती हैं, आपकी चप्पल जो है ना बिल्कुल प्लेन सी हो जाती है। ऐसी चप्पल को पहन के जरा चलो, आप देखना स्लिप होते रहोगे बार बार, क्योंकि अब आपकी चप्पल में रफनेस कम हो गई, फ्रिक्शन कम हो गई, अब आप जम के नहीं चल रहे। तो ये जो फ्रिक्शन है, ये हमें टिका कर चलाती है, जमा कर चलाती है, फ्रिक्शन की वजह से हम जम कर चलते हैं। इसी वजह से हम फ्रिक्शन को चप्पल गाड़ियों के अंदर बढ़ाते हैं ताकि हम टिक कर चलें, जम कर चलें। और कैसे बढ़ाते हैं? लाइनें डाल के। आपने देखा है ना अक्सर आप देखते छोटे बच्चों को देखो, आप पैदा हुआ हुआ बच्चा देखो, उसके पैर को देखो आप, बिल्कुल उसका पैर का जो बेस होता है बिल्कुल चिकना होता है, लाइनें नहीं डली हुई होती। लेकिन फिर जब हम बड़े हो जाते हैं और अब हम अपने पैर के बेस को देखें, आप पैर के बिल्कुल निचले हिस्से को देखो, दरारें पड़ जाती है एड़ियों पर, लाइनें पड़ी हुई होती हैं, दरारें पड़ी हुई होती है। क्यों? अल्लाह ने आपके पैरों में रफनेस डाल दी, लाइनें डल जाती है ना, रफनेस क्रिएट हो गई। यही वजह है कि जब छोटा बच्चा पैदल चलता है, पैरों पे चलता है, तो बार बार गिरता रहता है, और जब बड़ा इंसान पैरों पर चल रहा होता है तो वो नहीं गिरता। क्यों नहीं गिर रहा? वही बात आ गई कि बड़े इंसान के पैरों में लाइनें डली हुई हैं, तड़ाड़े डली हुई एड़ियों पर, रफनेस बढ़ गई, फ्रिक्शन बढ़ गई, जमकर चल रहा है। जबकि छोटा बच्चा जो है उसके पैर बिल्कुल चिकने होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, कोई लाइनें नहीं होती हैं, तो उसके पैरों में फ्रिक्शन कम होती है, रफनेस कम होती है, इसका मतलब है फ्रिक्शन कम होती है। और फ्रिक्शन कम होने की वजह से वो जमकर नहीं चल रहा होता, बार बार गिर रहा होता है, बार बार गिर रहा होता है। यही वजह है कि आप नॉर्मल चले पैर, आप नंगे पैर चलें जी जमीन पर, आप सही चलेंगे, लेकिन बारिश में जब आप नंगे पैर चलेंगे, आप स्लिप होते हो। वही बात आ रही है, जब बारिश में आप रोड पर चलोगे आप बार बार स्लिप हो जाते हो। क्यों? पानी की लेयर आ गई, बारिश की वजह से रोड पर पानी की लेयर आ गई, पानी में फ्रिक्शन कम होती है। तो जब आप जमकर अब आप चल रहे हो ना, अब आपके पैर और पानी के दरमियान फ्रिक्शन कम है, जिसकी वजह से आप जमकर नहीं चल पा रहे, बार बार स्लिप हो जा रहे हो। तो हम क्या देख रहे हैं इन सारी बातों में, इतनी सारी एग्जाम्पल्स में मैंने आपको क्या दिखाया है कि फ्रिक्शन जो है हमारे मोशन के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। हम जितना ज्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज करते हैं, जितना ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ा देंगे, जितनी इंक्रीज कर दोगे आप फ्रिक्शन, आप उतना जम कर चलोगे। तो हमारे अच्छे चलने के लिए फ्रिक्शन जरूरी है, और हम फिर फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। अच्छा चलना है, गाड़ी अच्छी चलानी है, आप कोशिश करोगे फ्रिक्शन बढ़ाओ। कैसे? तड़ाड़े डाल के, रफनेस बढ़ा के, टायरों में लाइनें डाल दोगे, चप्पलों में लाइनें डालोगे, पैरों के अंदर एड़ियां फट जाती हैं, इनसे क्या होता है? रफनेस बढ़ जाती है, और रफनेस बढ़ने से क्या होता है? फ्रिक्शन बढ़ जाती है, और फ्रिक्शन बढ़ने से क्या होता है? हम जमकर चलते हैं। यही वजह है, अक्सर आपको पता हो ना पता हो, एक प्रैक्टिस की जाती है जी, क्या कि जैसे ये जो पहाड़ी इलाके होते हैं, यहाँ ट्रेन होती हैं, ट्रेन की पटरियां होती हैं, तो बारिशों के दौरान जो है, बारिशों के फौरन बाद उन ट्रेन की पटरियों पर बकायदा मट्टी छिड़की जाती है, मट्टी डाली जाती है। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी जो है उस पटरियों पर एक पानी की तय चढ़ गई, और पानी का अभी हमने देखा एग्जाम्पल्स के अंदर कि पानी की वजह से रफनेस खत्म हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है, टिक के नहीं चलती है।
तो अब अगर आप ट्रेन की पटरी पर पानी चढ़ा हुआ है और अगर आप उस पर से ट्रेन गुजारें तो अब ट्रेन और पटरी के दरमियान फ्रिक्शन कम होगी, ट्रेन जम कर नहीं चलेगी, ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। इसी वजह से बारिश के बाद ट्रेन की पटरियों पर मट्टी डाली जाती है ताकि ट्रेन की पटरी में रफनेस क्रिएट हो जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाए और आपकी ट्रेन जम कर चले। तो अगर आप बारिशों के बाद ट्रेन की पटरियों पर देखें पानी पड़ा हुआ है तो आप समझ जाएं कि जी अब ट्रेन जो है ट्रेन पटरी पर टिक कर नहीं चलेगी, गिरने के चांसेस हैं। और फिर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे और उस ट्रेन की पटरी पर मट्टी डालेंगे, तो आप समझ जाएं कि ये नुकसान नहीं, ये आपका फायदा चाह रहे हैं। ये मट्टी डाल के ट्रेन की पटरी पर रफनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि फ्रिक्शन बढ़े और आपकी ट्रेन जम कर चले। So these are the advantages of friction. The main advantage of friction is it help in our motion. It is necessary for motion. जमकर चलने के लिए जरूरी है। लिहाजा इन सिचुएशन में जहां हमें चलना होता है हम फिर वहां पर फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। कैसे? रफनेस बढ़ाकर, लाइनें डाल डालकर हमने फ्रिक्शन इंक्रीज कर देते हैं और हम फिर जमकर चलते हैं। ये तो था फायदा फ्रिक्शन का। अब बात करते हैं नुकसान की फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन का सबसे पहला नुकसान ये है, इट लॉस योर एनर्जी। ये आपकी एनर्जी का नुकसान करता है। आपने देखा कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को, अब मैंने जो पिछली एग्जाम्पल है देखें, पिछली एग्जाम्पल पर आए अगर हम, कहाँ है ये वाली इस एग्जाम्पल पर आए। अब इस एग्जाम्पल में देखें जी लिमिटिंग फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाह रहे हैं तो आपको इस 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैंने लगाई जी 12 न्यूटन। इस 12 न्यूटन में से 10 न्यूटन लग गई फ्रिक्शन को बैलेंस करने में, 2 न्यूटन बच गई और उस 2 न्यूटन से मेरा जो है ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, हरकत कर रहा है, चल रहा है। आपको साफ नजर आ रहा है मेरी फोर्स जाया हो रही है कुछ। मैं 12 न्यूटन लगा रहा हूँ फोर्स, लेकिन सिर्फ 2 न्यूटन से मोशन पैदा हो रहा है, बाकी 10 न्यूटन मेरी जाया हो गई। अगर ये फ्रिक्शन ना होती, यहाँ पर फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो फिर मैं 12 न्यूटन फोर्स लगाता और पूरी की पूरी 12 न्यूटन से मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में आता। तो हम यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो है वो एनर्जी, हमारी जो फोर्स, वो नुकसान हो रही है। आप जब ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हो 12 न्यूटन, तो उस पूरे 12 न्यूटन से मोशन पैदा नहीं हो रहा, उसमें से 10 न्यूटन तो जाया हो गई, सिर्फ 2 न्यूटन बच रही है। ये रिश्वत वाला मामला है। आप एक मकान खरीदने जा रहे हो, एक 12 रुपए का है, आप 10 रुपए गवर्नमेंट को खिला देते हो, सिर्फ 2 रुपए में आप खरीद रहे हो वो मकान, तो आपका तो नुकसान हुआ ना, जो आपने खिला दिया वो गया। तो आपकी फ्रिक्शन का सबसे बड़ा लॉस ही यही है जी, इट लॉस योर एनर्जी। इसकी वजह से आपकी एनर्जी का नुकसान होता है। हम जब गाड़ियों में जब पेट्रोल डालते हैं, हीट पैदा होती है और उस हीट से एनर्जी पैदा हो रही है, वो एनर्जी है, और उस एनर्जी की वजह से हमारी गाड़ी के अंदर मोशन पैदा हो रहा है। लेकिन यकीन माने जितनी एनर्जी हमारी पैदा हो रही है, पूरी की पूरी एनर्जी से मोशन पैदा नहीं हो रहा होता, बल्कि बहुत सी एनर्जी फ्रिक्शन को बैलेंस करने में ज़ाया हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैंने 1 लीटर पेट्रोल जलाया और उससे जी 1,000 जूल एनर्जी पैदा हुई। अब इस 1,000 जूल एनर्जी पैदा होने से सपोज कर लो जी टोटल फोर्स बन रही है मेरी 1200 न्यूटन। ये पूरी 1200 न्यूटन फोर्स मोशन पैदा नहीं करेगी, इसमें से 200 न्यूटन 300 न्यूटन जो है वो फ्रिक्शन में ज़ाया हो जाएगी, बाकी जो बचेगी सिर्फ उससे मैं मोशन पैदा कर रहा हूँ, तो मेरी फोर्स ज़ाया हो रही है। फ्रिक्शन की वजह से फोर्स, एनर्जी, नुकसान हो रहा है इसका। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हमारी जितनी भी हम फोर्स अप्लाई करें, पूरी की पूरी फोर्स मोशन पैदा करने में लग जाएगी, हमारा फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मोशन पैदा करने के लिए जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ हिस्सा फ्रिक्शन को बैलेंस करने में लग जाता है, बाकी जो बचता है उससे मोशन पैदा होता है। तो ये सबसे बड़ा लॉस है आपका, एनर्जी का नुकसान। तो यकीन माने अभी हमारे ये 1 लीटर अगर हम गाड़ी में पेट्रोल डालें, 100 किलोमीटर जा रही है, ये कम है। फ्रिक्शन की वजह से हमारी कम हो गई है एवरेज। अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम 1 लीटर पेट्रोल डालें तो 100 के बजाय 200 किलोमीटर जाए, तो वो 100 कहाँ जा रही है, नुकसान कहाँ हो रहा है, फ्रिक्शन को बैलेंस करने में। दूसरा नुकसान है जी वेयर एंड टेयर ऑफ द मशीन पार्ट्स। आपकी मशीन के पार्ट्स हैं जी अंदर, आपकी गाड़ी के अंदर आपके जो है वो पार्ट्स है जी, उनमें मूवमेंट होती है। अब आप खुद सोच लो जी कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे रखे में और मोशन कर रहे हैं तो वो एक दूसरे पे रगड़ रहे हैं, उससे नुकसान होता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा जी कि गाड़ियों के अंदर गोल गोल पार्ट्स होते हैं, गोल गोल गरारियां होती हैं,
तो अब जाहिर बात है वो एक पार्ट दूसरे से चिपका हुआ है और हिल रहा है, तो एक दूसरे से जब मूव करता है तो इसमें एक दूसरे को वो नुकसान देते हैं, डैमेज करते हैं। तो फ्रिक्शन का दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि हमारे पार्ट्स चूंकि एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और फिर मूव कर रहे होते हैं, तो चिपके हुए ऊपर से मूव कर रहे हैं, तो इसमें पार्ट्स जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वेयर एंड टेयर। तो ये दो बड़े नुकसान है फ्रिक्शन के। पहला कि ये हमारे अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन पैदा करने के दौरान एनर्जी का नुकसान करता है, और दूसरा ये हमारे अंदर, हमारी मशीनों के अंदर चीजों को तोड़ फोड़ करता है। अब जिस तरह ऊपर हमने देखा कि फ्रिक्शन के फायदे हैं, तो हमने फ्रिक्शन बढ़ाई बाकायदा लाइनें डाल डाल के, रफनेस बढ़ा के, और इधर हम ये देख रहे हैं कि फ्रिक्शन का नुकसान है, तो यहाँ हम फ्रिक्शन को कम करेंगे। यहाँ हम कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए, ताकि हमारा ये जो नुकसान हो रहा है ये कम से कम हो। तो व्हाट आर द मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन? फ्रिक्शन को कम करने का मैंने आपको फ्रिक्शन को बढ़ाने का तरीका बता दिया, लाइनें डाल दें आप, रफनेस बढ़ा दें। अब हम देखते हैं कि फ्रिक्शन कम कैसे की जाती है, ताकि जिधर हमें फ्रिक्शन का नुकसान है वहां हम फ्रिक्शन कम करके अपना नुकसान कम कर दें। दो तरीके हैं आपके पास फ्रिक्शन को कम करने के। पहला तरीका यह है कि आप स्लाइडिंग पार्ट्स जो हैं मशीन के, उनको कन्वर्ट कर दें रोलिंग पार्ट्स के अंदर। यानी अगर आपकी बाइक में, आपकी गाड़ी में, आपकी चीजों के अंदर ऐसे पार्ट हैं जो एक दूसरे के ऊपर घसीट रहे हैं, स्लाइड हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको हटा दें और उनकी जगह ऐसे पार्ट इंस्टॉल कर दें जो एक दूसरे पे स्लाइड यानी घसीटने के बजाय एक दूसरे पर रोल हो। क्यों? वी नो दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा। ठीक है, तो अब मैं इसको आपको समझाने के लिए पेंट पर जाऊंगा। ठीक है, अब सपोज करें जी ये पेंट है, सपोज नहीं करें, ये तो है ही पेंट। सपोज करें मेरी बाइक में, मेरी गाड़ी में ऐसा एक पार्ट है, और दूसरे कलर से हम बना लेते हैं, ये मेरे पास दूसरा पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, दो पार्ट है ये मेरे पार्ट। अब ये मूव करते हैं, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ब्लैक वाला, ये मूव करता है। जब मैं अब गाड़ी चलाता हूँ तो ये जो है ऐसे आगे जाता है, ऐसे मूव करता है। अब ये हो रही है जी स्लाइडिंग, यहाँ हो गई स्लाइडिंग फ्रिक्शन, SLI, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और वो ज्यादा होती है। मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों पार्ट्स को हटा दूंगा और ऐसे गोल पार्ट्स ले आऊंगा, एक ऐसा गोल पार्ट और एक लाल वाले की जगह ऐसा गोल पार्ट। देखा होगा आपने, गरारियां होती हैं। अब जब यहाँ पर मैं इस ब्लैक पार्ट को मूव करूंगा तो ये स्लाइड के बजाय क्या होगा, रोल हो जाएगा, गोल गोल घूमेगा। और हम क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि हमें पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। तो अब आप मोशन तो पैदा कर पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी आप मोशन हो रहा है, यहाँ पे भी मोशन हो रहा है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो रही थी जो कि ज्यादा थी, अब आपकी हो रही है रोलिंग फ्रिक्शन जो कि हो रही है कम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मशीन के वो पार्ट्स जो स्लाइड हो रहे होते हैं उनको हटा देते हैं और उनकी जगह ऐसे पार्ट्स लगा देते हैं जो रोल हो रहे होते हैं। यही वजह है कि अक्सर आप घड़ी खोलें, कोई मशीन खोलें, कोई आप बाइक के पार्ट्स खोलें, किसी गाड़ी को आप खोलें, आपको ऐसी गाड़ियां नजर आती हैं, ऐसी गोल गोल घड़ियों में आपको ऐसे बहुत सी नजर आती है ना, एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती है, ऐसे होती है, एक गरारी यहाँ पे, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। ये रोलिंग पार्ट्स लगा दिए आपने, दरअसल शुरू में यहाँ स्लाइडिंग थे, आपने वो हटा दिए, ये हटा दिया आपने स्लाइडिंग पार्ट्स और उनकी जगह ये लिया है आप रोलिंग पार्ट्स। क्यों? ताकि आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन खत्म कर दें, रोलिंग फ्रिक्शन लिया है। रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, आपकी फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई। तो यही वजह है, अक्सर हम देखते हैं आजकल ज्यादातर मशीनों के अंदर ऐसे रोल हुए हुए पार्ट्स होते हैं, गोल गोल पार्ट्स, जिनको आप गरारियां कह रहे होते हैं, ताकि आप वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन लाए। पहला तरीका तो ये हो गया फ्रिक्शन कम करने का, कि आप देखें अपनी मशीन के अंदर जो जो आपके ऐसे पार्ट हैं जो स्लाइड हो रहे हैं, आप उनको हटाएं और उनकी जगह ले आए गोल वाले पार्ट्स, रोलिंग, ताकि स्लाइडिंग ना हो बल्कि रोलिंग हो, और रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। दूसरा तरीका जो होता है वो ये होता है कि आपके पास ये एक मशीन का पार्ट है फॉर एग्जाम्पल, और ये दूसरा मशीन का पार्ट है, ये दूसरा मशीन का पार्ट है। अब यहाँ पर जब आप इसको मूव करेंगे फ्रिक्शन पैदा होगी। आप क्या करते हैं जी, इनके दरमियान तेल डाल देते हैं, ऑयल। तो अब क्या हुआ, जब आपने ऑयल डाला तो ये आपके पास एक ब्लैक वाला पार्ट आ गया, ये आपके पास ब्लैक वाला, रेड वाला आ गया सॉरी, और ये आपके पास दूसरा वाला पार्ट आ गया रेड। इनके बीच में, इनके बीच में मैं डिफरेंट कलर कर देता हूँ, इनके बीच में तेल की एक तय चढ़ जाती है, ये तेल की तय चढ़ गई है।
एक लेयर बन गई, जैसे पानी की लेयर बन जाती है ना रोडों पे, ऐसे। तो शुरू में आपके पास ये वाला मामला था, दोनों पार्ट्स आपके पास डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए थे, फ्रिक्शन ज्यादा हो रही थी, फ्रिक्शन ज्यादा थी, सब थी। अब आपने क्या किया जी, ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से क्या हो गया, इन दोनों पार्ट्स के बीच में ऑयल आ गया, ऑयल की एक लेयर आ गई। अब ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से नहीं जुड़ा हुआ, उससे कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि ऑयल से कांटेक्ट में, देखें। इसी तरह नीचे वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाले पार्ट से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि ऑयल से जुड़ा हुआ है। ऑयल की फ्रिक्शन कम होती है, पानी की तरह का है, इसकी फ्रिक्शन कम होती है। तो यहाँ पर आप देखो, ऊपर वाला पार्ट भी स्लाइड कर जाएगा, नीचे वाला पार्ट भी स्लाइड कर जाएगा, और दोनों के दरमियान ऑयल आ गया, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगी। तो ये वजह है। हमारे पास दूसरी तरीका है हमारे पास फ्रिक्शन रिड्यूस करने का, कि हम क्या करते हैं जी, जहां पर हम देखते हैं फ्रिक्शन होती है, वहां हम ऑयलिंग कर देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, ताकि दोनों पार्ट्स के दरमियान ऑयल की लेयर आ जाए, और उस ऑयल की लेयर की वजह से आपके पार्ट्स जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते एक दूसरे के, बल्कि वो तेल से जुड़े हुए होते हैं, और तेल में फ्रिक्शन कम होती है, लिहाजा आपकी फ्रिक्शन कम हो जाती है, दूसरा आपके पार्ट्स डैमेज भी नहीं होते। तो यही वजह है कि अक्सर आप देखते हैं कि जो आपकी मैकेनिकल चीजें होती हैं, जैसे कि पंखा, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, जहाज, मशीन, सिलाई मशीन, इनमें आप तेल डाला करते हो। अक्सर आप देखते हो घर में पंखे में से आवाज आ रही होती है, तो घर वाले कहते हैं जी इसमें से आवाज आ रही है, इसमें से तेल डालो, और आप क्या करते हो जी, उसमें तेल डाल देते हो, और तेल डालने के बाद क्या होता है जी, आवाज आना बंद हो जाती है। यही गाड़ियों के साथ होता है जी, गाड़ियां जब हम चलाते हैं, बाइक जब हम चलाते हैं, हमें आवाजें आना शुरू होती हैं, तो हम समझ जाते हैं जी कि ऑयल नहीं है। हम क्या करते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, उससे कहते हैं ऑयल डाल दो, वो ऑयल डाल देता है। ऑयल डालने के बाद क्या होता है जी, हमारी आवाजें भी आना, गाड़ी में से आवाजें आना बंद हो जाती हैं, और हमारी एवरेज भी अच्छी हो जाती है। वो यही रीजन है। जब आवाज आ रही है पंखे में से, इसका मतलब है आपके दोनों पार्ट्स जो हैं पंखे में, वो डायरेक्टली एक दूसरे से कांटेक्ट में है, ऐसे एक दूसरे से कांटेक्ट में टकरा रहे हैं, इसलिए टकराने की वजह से आवाज पैदा हो रही है, फ्रिक्शन भी ज्यादा हो रही है। आपने फिर ऑयल डाल दिया, अब वो दोनों पार्ट्स ऐसे आ गए, ऐसे हो गए, इनके बीच में ऑयल की लेयर है। अब वो दोनों एक दूसरे से नहीं टकरा रहे, बल्कि वो तो ऑयल से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से नहीं टकरा रहे, इस वजह से आवाज आना बंद हो जाती है, और फ्रिक्शन भी कम हो जाती है, क्योंकि तेल की फ्रिक्शन कम होती है। तो ये दो तरीके हैं आपके पास फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के। पहला तरीका आपके पास है जी, आप जो आपकी मशीन में स्लाइडिंग पार्ट्स हैं, आप उनको हटाएं और उनकी जगह रोलिंग पार्ट्स ले आए, पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये हो गया कि आप लुब्रिकेंट्स या ऑयल का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के दरमियान, ये डायग्राम भी बनी हुई, दोनों के दरमियान ऑयल की एक लेयर बन जाए, और उस लेयर की वजह से आपकी जो दोनों सरफेस हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। एक दूसरे से दूर होने की वजह से वो एक दूसरे को डैमेज भी नहीं करती, वेयर टेयर भी नहीं होता, आवाज भी नहीं आती, और फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो ये था जी मामला फ्रिक्शन का। अब हमारे पास ये फ्रिक्शन का था, हमने फ्रिक्शन भी पढ़ लिया हमने, यानी कि फोर्स की जितनी टाइप्स थी वो हमने देख ली। अब हमारे पास इस चैप्टर में तीन चीजें रह गई। एक टॉपिक है जी मोमेंटम, वो रह गया। दूसरा टॉपिक है जी हमारे पास दो डेरिवेशन है, एक केस 1 के नाम से, एक केस 2 के नाम से, और तीसरा हमारे पास न्यूमेरिकल। तो पहले जरा हम मोमेंटम को देख लेते हैं, मोमेंटम क्या क्या बला है, क्या चीज है। उसके लिए मैं पेंट पर आ गया वापस। एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं ये पीछे से ये बंद कर दूं पावर पॉइंट। हाँ जी, वापस मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। हाँ, देख लेगा, स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। अच्छा, अब हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम कहते हैं जी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, इस टॉपिक को अब हमने देखना है, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम से मुराद होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप समझ लें कितनी एनर्जी है। हर ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है ना, तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एनर्जी होती है उसके अंदर। वैसे तो हम उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, लेकिन उसकी एक ताकत होती है, उसको आप कहते हो मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या है, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ पहले। क्वांटिटी ऑफ मोशन। देखिए, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है तो उसके अंदर एक खास एनर्जी हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपकी आपके पास एक गोली है, बुलेट, वो नहीं चल रही, वो रुकी हुई है, तो वो तो नुकसान ही नहीं दे रही, उसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई ताकत नहीं है। और उसी गोली को जब मैं गन में डाल दूं और मैं चला दूं, तो जब मैं चला दूंगा, अब गोली जो है वो मोशन में आ गई, हरकत में आ गई, चल रही है, और अब इसमें एक एनर्जी है, एक ताकत है इसके अंदर।
जो कि इंसान को फाड़ के निकल जाएगी, इंसान के अंदर घुस जाएगी, दीवार को तोड़ के अंदर चली जाएगी, किसी भी बैग को तोड़ के अंदर चली जाएगी, ताकत आ गई। इसी तरीके से अगर एक गाड़ी रुकी हुई है, आप गाड़ी से टकरा लो, कोई मसला नहीं है, उसमें है ही नहीं, मोशन नहीं है, ना कोई ताकत है। लेकिन जब वो गाड़ी चलने लग जाती है, फिर उसमें एक ताकत आ जाती है। अब आप चलती हुई गाड़ी के सामने आके खड़े हो जाओगे, आपको वो गाड़ी बड़ा डैमेज देगी, आपको उसकी जैसी वो आपको टकराएगी, आपको उसकी ताकत महसूस होगी और आप बहुत दूर जाके गिर जाओगे। क्यों? चलती हुई चीजों में एक ताकत आ जाती है, एक एनर्जी डेवलप हो जाती है, जिसको आप कहते हो मोमेंटम। ठीक है, आपकी बुलेट रुकी हुई है, कोई उसमें ताकत नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है। जब वो गोली चलने लग गई, अब उसमें एक ताकत आ गई, एक एनर्जी आ गई, एक ताकत आ गई, उसको आप कहोगे कि उस बुलेट का मोमेंटम है। इसी तरह जब साइकिल रुकी हुई है, गाड़ी रुकी हुई है, कोई उसमें उसमें मोशन नहीं है, ना कोई मोमेंटम है, जब वो चलने लग गई तो मोमेंटम आ जाता है। तो हर चलती हुई चीज के अंदर एक ताकत होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, एक एनर्जी होती है, उसको आप कहते हो मोमेंटम। क्वांटिटी ऑफ मोशन, उसके अंदर कितना मोशन है, कितनी ताकत है, इसको आप कहते हो मोमेंटम। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं पी से, और इसका फॉर्मूला होता है एम मल्टीप्लाई बाय वी। एम से मुराद होता है मास और वी से मुराद होता है वेलोसिटी। यानी मोमेंटम जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, मास और वेलोसिटी पे। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी डेवलप हो जाएगी, उतनी ज्यादा उसमें ताकत होगी। जितना कम होगा उतनी कम होगी। मिसाल के तौर पे आपको मैं एक ईंट, सामने से एक साइकिल चलती हुई आ रही है और एक ट्रक चलता हुआ आ रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है, एक साइकिल है और एक ट्रक है, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में, दोनों के अंदर मोमेंटम होगा, दोनों में ताकत होगी। लेकिन साइकिल की ताकत कम होगी, ट्रक की ताकत ज्यादा होगी। वजह क्या है? दोनों का मास, साइकिल का मास है कम, लिहाजा उसके अंदर जो है वो मोमेंटम कम हो गया, ताकत कम हो गई। जबकि जो ट्रक है उसका मास ज्यादा है, लिहाजा उसका मोशन भी ज्यादा होगा, उसकी ताकत भी ज्यादा होगी। तो ये जो मोमेंटम होता है, मोशन की जो ताकत होती है, ये मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसकी ताकत हो जाएगी। जितना हल्की चीज होगी तो जब वो चलती भी आएगी वो आपके लिए इतना नुकसानदेह नहीं होगी, उसमें इतनी कम ताकत होगी। सिमिलरली मोमेंटम जो है दूसरी किस चीज पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी। फॉर्मूले को देखो आप, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यानी जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर आपके सामने एक गाड़ी चलती हुई आ रही है, पहले गियर के अंदर है, पहले गियर में, इसका मतलब है उसमें कम रफ्तार है, कम वेलोसिटी है, तो उसमें मोमेंटम होगा लेकिन कम होगा। लेकिन वही गाड़ी अगर चौथे गियर से चलती हुई आ रही हो तो बहुत ज्यादा स्पीड होगी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी। अब जब आप उससे टकराओगे तो आपको उसकी ज्यादा ताकत महसूस होगी। दैट इज मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ द मोशन। एक ऑब्जेक्ट जो मोशन के अंदर है उसकी ताकत को आप कहते हो मोमेंटम। कुछ बातें यहाँ लिख लेते हैं इससे मुराद। एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है, आप अगर एक ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है तो उसमें जो मोशन है उसकी ताकत को, उसकी स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ ऑफ मोशन, उसको आप कहते हो मोमेंटम। अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, जाहिर बात है एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसमें कोई ताकत ही नहीं होगी। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके जो मोशन है उसकी ताकत को, उसकी स्ट्रेंथ को आप कहते हो मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट का मोशन ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ा हुआ होगा, हाई लिख देते हैं बल्कि, एक मोशन का एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो ज्यादा होगा तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, ज्यादा ताकतवर होगा। इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो कम होगा तो उसका जो मोमेंटम है वो भी कम होगा। और मोमेंटम जो होता है, यानी कि मोमेंटम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दो चीजों से। किस किस से? एक वेलोसिटी और दूसरा मास, दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर आप एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ा देंगे तो उसका मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, और मोमेंटम बढ़ जाएगा तो उसका मोशन भी ज्यादा होगा। या आप उसका मास बढ़ा दें तो उसका जो, यानी अगर हम फाइनली बात करें तो अगर मैं वेलोसिटी और मास एक ऑब्जेक्ट का बढ़ाऊंगा तो उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा, उसकी ताकत बढ़ जाएगी, उसका मोशन बढ़ जाएगा। और अगर मैं ये वेलोसिटी और मास कम कर दूंगा तो उसकी वेलोसिटी और मास कम कर दूंगा तो उसका मोमेंटम कम हो जाएगा, उसका मोशन कम हो जाएगा, और उसके मोशन की ताकत भी कम हो जाएगी। तो मोशन की ताकत जो होती है उसको आप कहते हो मोमेंटम। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा, ऑब्जेक्ट उतना तेज भाग रहा होता है, उतना ताकतवर होता है, उतना खतरनाक हो जाता है। और जितना कम मोमेंटम होगा उतना वो स्लो जा रहा होगा, उतना वो कम खतरनाक होता है, उसकी ताकत ज्यादा नहीं होती, आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये उसका फॉर्मूला है। और इसके यूनिट को देख लेते हैं। इसका यूनिट जो होता है मोमेंटम का,
वो होता है जी 2 यूनिट इसके इस्तेमाल होते हैं। पहला कहलाता है जी किलोग्राम डॉट मीटर पर सेकंड, और दूसरा जो है वो कहलाता है न्यूटन डॉट सेकंड एस सेकंड। ये 2 यूनिट है जी न्यूटन के। अगर आपको किसी क्वांटिटी के आगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखा हुआ नजर आ रहा है या न्यूटन सेकंड लिखा हुआ नजर आ रहा है तो आप समझ जाएं कि वो मोमेंटम है, मोशन की ताकत है। ठीक है, कोई सवाल है इसमें तो पूछें मोमेंटम में। तो यहाँ पे हमारे सारे थ्योरेटिकल टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो इस चैप्टर की डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशंस हैं, उनको देखेंगे और उसके बाद फिर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे।